नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की तरफ। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से किया इनकार। बुच और उनके पति पर अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड में हिस्से का लगाया गया था आरोप। अडानी ग्रुप ने भी इन आरोपों को सिरे से किया खारिज। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया देश में आर्थिक अराजकता पैदा करने का आरोप। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन। अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड समेत कई देशों में प्रदर्शन। बांग्लादेश में भी हिंदुओं का जोरदार प्रदर्शन जारी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा, आरक्षण का श्रेय नेहरू जी और गांधी जी के बजाय जाता है डॉक्टर अंबेडकर को। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जैश के आतंकियों का समूह फंसा। अनंतनाग में सेना ने आतंकियों के खिलाफ तेज किया अभियान। और खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का स्टेड डी फ्रांस में रंगारंग आयोजन के साथ आज होगा समापन। भारत ने 6 पदक जीतकर की अपने अभियान की समाप्ति। समापन समारोह में पी.आर. श्रीदेश और मनु भाकर होंगे भारतीय दल के ध्वज वाहक। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं सेबी से जुड़ी हुई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि माधवीपुरी बुच और धवल बुच के पास अडानी समूह से जुड़ी यानी ऑफशोर संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी है। बुच ने एक बयान में यह भी कहा कि उनका जीवन और आय पहले से ही सार्वजनिक यानी कि पब्लिक डोमेन में है। उनका यह मानना है कि विगत वर्षों से सेबी को हर जरूरी दस्तावेज पहले ही सौंपा जा चुका है। सेबी प्रमुख और उनके पति ने कहा कि उन्हें आगे भी किसी तरह के भी वित्तीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने में यानी कि पब्लिक करने में कोई झिझक ना होगी और उन दस्तावेजों की भी जांच की जा सकती है जब वो सेबी से जुड़े भी नहीं थे। हिंडनबर्ग ने 2015 के निवेश का हवाला दिया। माधवी बुच की सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2017 में नियुक्ति की गई थी। उन्हें 2022 में सेबी का अध्यक्ष बनाया गया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी समूह ने अपना आधिकारिक बयान जारी कर उसे नकार दिया। अपने आधिकारिक बयान में अडानी समूह ने कहा, हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए नवीनतम आरोप सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं का दुर्भावनापूर्ण, शरारती और जोड़ तोड़ वाला चयन है जो तथ्यों और कानून की अवहेलना करते हुए व्यक्तिगत मुनाफा कमाने के लिए पूर्व निर्धारित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए है। हम अडानी समूह के खिलाफ इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। बदनाम करने के मकसद से बार बार लगाए जा रहे भ्रामक आरोप हैं जिनकी गहन जांच हो चुकी है, जो निराधार साबित हुए और जिन्हें जनवरी 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया। ये दोहराया जाता है कि हमारी विदेशी होल्डिंग संरचना पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसमें सभी प्रासंगिक विवरण नियमित रूप से कई सार्वजनिक दस्तावेजों में प्रकट किए जाते हैं। और इसके अलावा अनिल आहूजा अडानी पावर 2007 से 8 में निवेश कोष के नामित निदेशक थे। बाद में 2017 तक अडानी इंटरप्राइजेस के निदेशक रहे। हमारी प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लिए जानबूझकर किए गए इस प्रयास में उल्लिखित व्यक्तियों का या मामले के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। हम पारदर्शिता और सभी कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। भारतीय प्रतिभूति कानूनों के कई उल्लंघनों के लिए जांच के घेरे में आए एक बदनाम शॉर्ट सेलर के लिए हिंडनबर्ग के आरोपों भारतीय कानूनों के प्रति पूर्ण अवमानना रखने वाली एक हताश संस्था द्वारा फेंके गए भ्रामक बयानों से अधिक कुछ भी नहीं है। और हिंडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट ने देश में सियासी हलचल को बढ़ा दिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर निशाना साधा।
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से जब भी संसद सत्र शुरू होता है तो एक विदेशी रिपोर्ट जारी हो जाती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट संसद सत्र से ठीक पहले जनवरी में आई थी। कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि विपक्ष के विदेश से ऐसे संबंध हैं कि वो भारत के हर संसद सत्र के दौरान अस्थिरता और अराजकता पैदा करते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सिर्फ फैक्ट सामने रख रहा हूं। हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। यह बताइए, 1984 में यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को इन्होंने हवाई जहाज में बैठ के भगाया था। यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था 1987-88 में? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। चेक पिस्टल्स वाली कंपनियों के साथ कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस। राहुल गांधी जी एक ब्रिटिश कंपनी में काम भी कर चुके हैं जिसका नाम था बैकऑप्स। तो मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि विदेश के संस्थानों से यह कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है? वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हिंडनबर्ग का हिट जॉब और कांग्रेस का बयान एक साथ सामने आया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कांग्रेस के बीच साठगांठ का आरोप लगाते हुए अमित मालवीया ने लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिंडनबर्ग के किसी सहयोगी ने रिपोर्ट के साथ कांग्रेस के लिए इसका मसौदा तैयार किया था, लेकिन रिलीज के समय का निर्देश देना भूल गए। हिंडनबर्ग ने एक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर भारत में मार्केट रेगुलेटर्स सेबी पर निशाना साधा और इसकी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति पर अडानी ग्रुप के साथ कनेक्शन का हवाला देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने बरमुडा और मॉरिशस के फंड में हिस्सेदारी ली, जो कि टैक्स हेवन देश हैं, और इन्हीं दो फंडों का यूज गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने भी किया था। और आइए अब हिंडनबर्ग मामले की क्रोनोलॉजी को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। चलते थोड़ा पीछे बात करते हैं 9 जनवरी की, जहां अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 19.41 लाख करोड़ के पार पहुंचा। वहीं 25 जनवरी की अगर बात करें तो हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की। वहीं 27 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेस का जो एफपीओ है वो $2.45 बिलियन पर खुला। 28 जनवरी को एफपीओ के प्लान्स में कोई बदलाव नहीं किया गया और मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात की जाए तो तमाम जो आरोप लगाए गए हिंडनबर्ग द्वारा उनका 413 पेजों का जवाब अडानी ग्रुप द्वारा दिया गया। 31 जनवरी को ये जो एफपीओ लाया गया भारत का सबसे बड़ा एफपीओ साबित हुआ, पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ। और 31 जनवरी को जो ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 11.73 लाख करोड़ पहुंचा। वहीं 1 फरवरी को नैतिक आधार पर अडानी ग्रुप ने फुल सब्सक्रिप्शन के बावजूद वो एफपीओ जो है वो वापस लिया। 2 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। 27 मार्च को 3 अडानी की जो सब्सिडरीज हैं उस पर डीआरआई की याचिकाएं जो थी वो खारिज कर दी गई। 29 अप्रैल सेबी ने जांच पूरा करने के लिए वक्त मांगा इस पूरे मुद्दे को लेकर। वहीं 2 मई की अगर बात करें तो याचिकाकर्ताओं ने सेबी को जांच के लिए ज़्यादा वक्त देने का विरोध भी दर्ज किया। 14 अगस्त सेबी ने जांच के लिए और वक्त मांगा ताकि तसल्लीबख्श काम हो सके और वो तथ्यों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश करे। वहीं 31 अगस्त को ओसीसीआरपी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोप लगाए गए और 2 सितंबर को अडानी ग्रुप ने ओसीसीआरपी के आरोपों को खारिज कर दिया। तो तमाम क्रोनोलॉजी है। 24 नवंबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और फिर अपने फैसले को रिजर्व श्रेणी में रखा।
5 दिसंबर अमेरिकी सरकार ने कहा कि हिंडनबर्ग के जो आरोप है वो अप्रासंगिक हैं। और 26 दिसंबर अडानी प्रोमोटर्स ने अडानी ग्रीन में 9,350 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया, घोषणा की। वहीं 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। तो ये क्रोनोलॉजी है, बैकग्राउंडर है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। हमारे साथ इस बड़ी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र। अजय, हिंडनबर्ग की अगर रिपोर्ट को हम देखें तो इसमें तथ्यात्मक तौर पर कई लूपहोल्स हैं। जब हम सुबह शोभमॉय जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं उनसे चर्चा कर रहे थे, कितना गंभीरता से इसको लेने की जरूरत है, वो भी तब जब सेबी एक ऑटोनॉमस रेगुलेटरी बॉडी है और उसकी सैंक्टिटी को अटैक करते हुए ये एक फेक नैरेटिव हिंडनबर्ग द्वारा गढ़ा जा रहा है। देखिए आंचल, सबसे बड़ी बात यह है समझने की कि हिंडनबर्ग एज एन एजेंसी करती क्या है। इसके अगर आप कोर वैल्यूज़ के देखें या कोर कॉम्पिटेंस को देखें तो ये एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। यानी ये खुद ही या तो कंपनियों में शॉर्ट सेलिंग करती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में निवेश करती है, या फिर अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देती है। तो ऑब्वियसली इसका जो पूरा जो बिज़नेस मॉडल है वो इसी बात पर आधारित है कि कैसे वो पहले से ही पोजीशंस ले करके उसके बाद एक ऐसी रिपोर्ट जारी करे जिससे कि शेयर्स में भारी गिरावट हो और उससे मुनाफा कमाया जाए। तो हिंडनबर्ग की जो क्रेडिबिलिटी है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि इसका पूरा मॉडस ऑपरेंडी है क्या। और आप देखिए कि जिस रिपोर्ट को स्वयं भारत की सुप्रीम कोर्ट एक तरह से नकार चुका है और उसके खिलाफ अपना आदेश जारी कर चुका है, ये कहते हुए कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं दिखाई देती है और थॉरो इन्वेस्टिगेशन सेबी की तरफ से किया गया है। और उसके बाद अपने बात को फिर से प्रूव करने के लिए किसी विसल ब्लोअर का सहारा लेते हुए, आप ये भी देखिए कि सोर्स को रिवील भी नहीं कर रहे हैं। विसल ब्लोअर के नाम पे अगर आप किसी चीज़ को मेलिशियसली ये कहने की कोशिश करते हैं कि चूंकि सेबी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसलिए इसमें अडानी के केस में पूरी जांच नहीं की गई, तो ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि खुद हिंडनबर्ग के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या कहता है। क्यों हिंडनबर्ग के जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने पहले अडानी के शेयर्स में शॉर्ट सेलिंग की और उसके बाद कई बिलियन डॉलर की उसके स्टॉक में गिरावट आई। ये दिखाता है कि आप अपने क्लाइंट्स को पहले से कुछ जानकारियाँ देते हैं या कुछ एक्शंस लेने के लिए कहते हैं और उसके बाद आप सब कुछ प्लान करके सबसे बड़ी क्रेडिबल कंपनी के ऊपर अटैक करते हैं और उसके बाद फिर रेगुलेटरी सिस्टम के ऊपर भी अटैक करते हैं। यानी आपने जो कहा केवल विसल ब्लोअर या सोर्सेज के आधार पर उसको ही सच माना जाए और उससे पैसे बनाया जाए और जितनी भी रेगुलेटरी व्यवस्थाएं हैं उसी को कैटेगरी में खड़ा किया जाए। जब आपको याद होगा अडानी ने स्वयं कहा था कि अडानी हिंडनबर्ग के खिलाफ वो मुकदमा दायर करना चाहते हैं, तो भारत में नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि वो अमेरिका में इसको फाइल किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और खुद उनके जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं उस पर ध्यान दे करके मेलिशियस अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सेबी चेयरमैन ने भी जवाब दिया है कि वो और उनके पति, उनका पूरे रिकॉर्ड्स क्लियर हैं और आप चाहें तो उसकी पूरी जांच करा सकते हैं। अब देखना होगा कि कैसे पॉलिटिकली इसको काफ़ी ज़्यादा इसको उठाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि विपक्ष के बहुत सारे नेता इस पर बहुत अपने अपने तरीके से इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो अजय, क्या हम ये मान सकते हैं कि हिंडनबर्ग ने जिस तरह से इस रिपोर्ट को साझा किया, एक माहौल बनाया, कि एक ट्वीट किया और फिर कहा कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन अब उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी फोर्ब्स मैगजीन की अगर बात की जाए तो उसके मुताबिक तमाम जो अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़े अधिकारी हैं उनका मानना है कि ये शॉर्ट सेलिंग निवेश और शोध फर्म्स जो हैं वो जांच के दायरे में हैं, उन पर जांच चल रही है और कुछ सोची समझी रणनीति के तहत वो एक वक्त चुनते हैं और उसी के पहले इन रिपोर्ट्स को साझा किया जाता है। खास तौर पर क्या साजिश शेयर्स की कीमत कम करने की है या फिर कहें कि जो इक्विटी मार्केट है जिसमें अब लोकप्रियता लोगों की डीमैट्स अकाउंट की तरफ बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं उसको टारगेट करना। देखिए, ये बहुत ही क्लियर था कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से दो विशिष्ट कंपनियों का नाम लेकर के विपक्ष ने भाजपा को घेरने की कोशिश की, एनडीए को घेरने की कोशिश की और एनडीए और इंडी गठबंधन दो अलग अलग खेमों में नजर आया। अडानी अंबानी का बार बार नाम लिया जाना और उसके बाद संसद के पटल पे भी इन दो कंपनियों के खिलाफ लगातार नारेबाजी करना और उनके खिलाफ बहुत सारे बयान देना कांग्रेस की तरफ से और उसके सहयोगी दलों की तरफ से, ये स्पष्ट दिखाता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत बार बार अटैक करने की कोशिश की जा रही है, केवल इस आधार पर कि आरोप लगे। आप देखिए, पहले भी आरोप लगाने का जो सिलसिला है कांग्रेस का वो चुनाव से पहले जारी रहा। उसके बाद में जब
यहाँ तक कि चेयरमैन ने जब उनको कहा कि आप किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकते, तो फिर वो इनडायरेक्टली AA जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके अदानी अंबानी को फिर से अटैक करने की कोशिश करते रहे। तो इस तरह की चीज़ों को ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल टूल बनाने की कोशिश की जा रही है, और बांग्लादेश जैसी बहुत ही भयावह स्थिति के बीच में भी बताइए कि जहाँ पर एक मुद्दा ये है कि एक समुदाय विशेष के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स आ रहे हैं, उस पर कांग्रेस ने अभी तक एक भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। और आप देखिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के कुछ ही सेकंड्स के भीतर उनका आधिकारिक बयान आ जाता है उनके AICC कम्युनिकेशन चीफ जयराम रमेश की तरफ से। ये सब दिखाता है कि आप सेलेक्टिव हैं किस तरह से अपने अप्रोच को लेकर के, और कैसे आप केवल विरोध की राजनीति के चलते इस्तेमाल करते हैं जो भी आपके पक्ष में या जो भी आपके मन की बात कहता है, तो आप उनको हथियार बना करके सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये मुद्दे को भटकाने की भी कोशिश हो, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर उसकी साख पर बट्टा लगाना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत पहले से होती रही हैं। और न केवल भारत बल्कि किसी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में ये देखा गया है। आपको याद होगा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ जॉर्ज सोरोस का जो मामला था, जिन्होंने पूरी करेंसी मार्केट को वहाँ पर धराशायी करने की कोशिश की थी, उसके बाद में उनका पर्दाफाश हुआ था। किस तरह से पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करने के लिए ऐसी ताकतें जो कि रिसर्च रिपोर्ट के नाम पर रिपोर्ट जारी करती हैं, अपनी खुद की क्रेडिट जो क्रेडिबिलिटी है उसका इस्तेमाल करती हैं पैसे बनाने के लिए, और कुछ ऐसे लोगों को सहयोग करने के लिए जो उनको फ़ायदा पहुंचाएं। तो अभी ये फौरी तौर पर ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये थॉर इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि हिंडनबर्ग ने ऐसा क्यों किया, और लगातार ऐसे मैलिशियस जो रिपोर्ट्स हैं वो क्यों जारी कर रहे हैं, उसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाया जा रहा है। बिल्कुल, टाइमिंग पर सवाल है। और हिंडनबर्ग जिस तरह से रिसर्च करती है, जिसमें विसल ब्लोअर्स का बहुत अहम रोल है, उसको लेकर भी कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हिंडनबर्ग से जुड़ा हुआ ये है कि हिंडनबर्ग की जब हम बात करते हैं तो ये एक प्लेन का नाम था हिटलर के ज़माने का, और उसी प्लेन के नाम पर इस कंपनी का नाम रखा गया। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए DD न्यूज़। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजगालिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद वहां की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिका, ब्रिटेन, UN हेडक्वार्टर्स से लेकर फिनलैंड समेत कई देशों में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। चटगांव में तख्ता पलट के बाद अपने खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में हिंदुओं ने विशाल रैली निकाली। हिंदुओं ने देश के नागरिकों के रूप में सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग की है। 5 अगस्त को बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, विशेषकर हिंदुओं के उत्पीड़न की असंख्य घटनाएं सामने आई। चटगांव के ऐतिहासिक चेरगी पहाड़ चौराहे पर आयोजित विशाल विरोध रैली को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 7 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा का विरोध किया है।
बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर जो उत्पात हो रहा है उसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद पैट फॉलन ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर चिंता जताई और इसकी निंदा की। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी। भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखा और उनसे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए बांग्लादेशी सरकार से सहायता का आग्रह किया है। कृष्णमूर्ति ने ब्लिंकन से अनुरोध किया कि वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से बात करें और हिंसा को समाप्त करें, साथ ही अपराधियों को न्याय के दायरे में लेकर आएं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ ब्रिटेन में भी लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। लंदन में संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीते 5 से 6 दिनों में बांग्लादेश में लोग अल्पसंख्यकों के घरों को जला रहे हैं। लोग हिंदुओं ईसाइयों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। हम बांग्लादेश के हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय चाहते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं ब्रिटेन में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं विरोध प्रदर्शन की, वहाँ पर लगातार जारी है। जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसे लेकर तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ ब्रिटेन में भी लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और लंदन में संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की है और ख़ास तौर पर जो वैश्विक मीडिया है उसका ध्यान यहाँ पर नहीं है। ख़ास तौर पर जिस तरह से हिंदू, यहूदी और ईसाइयों ने लंदन में BBC मुख्यालय के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो प्रधानमंत्री ने किसानों को एक बड़ी सौगात जो है वो समर्पित की है। प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बात की है और ख़ास तौर पर क्योंकि 109 ऐसी जो ज़्यादा उपज वाले बीज हैं और ख़ास तौर पे क्लाइमेट रिजिलियंट जो कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल पैदा किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों के साथ अपने विचार साझा करते हुए, उनके अनुभव जानते हुए बड़ी सौगात 61 फसलों की 109 किस्मों को जारी किया गया। ये सब हाई यील्डिंग यानी ज़्यादा उपज वाली फसलें हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल उगाई जा सकती हैं। इस लिहाज से राष्ट्र के अन्नदाता के रूप में जो किसान हैं उनको बड़ी सौगात उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल ये फसलें हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की है। किसानी और वैज्ञानिक जो है वो साथ चलता है कि भाई किस मौसम में कौन सी फसल ज़्यादा उपज देगी। और प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व को भी उजागर किया। आपको एक बार याद दिला दें कि किस तरह से बजट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देते हुए ड्रोन की मदद से कृषि क्षेत्र को और उन्नत और किफ़ायती बनाने की बात और प्रस्ताव किए गए थे। इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो जुड़ गए हैं। विशाल, एक बड़ी सौगात हम कह सकते हैं किसानों को दी गई है जिसे राष्ट्र का अन्नदाता कहा जाता है, यानी उच्च उपज देने वाली तमाम वो 109 किस्में जो कि अब क्लाइमेट रेजिस्टेंस और रिजिलियंट भी रहेंगी जलवायु परिवर्तन के अनुकूल। बड़ा तोहफा किसानों को। देखिए आंचल, आज जो क्लाइमेट चेंज है वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और खासतौर से भारत के लिए जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन को जिसको केटर करना है। तो जो मोदी सरकार का जो विजन है वो लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से आप कैसे उसको जमीनी हकीकत पे उतारेंगे। आज जो प्रधानमंत्री ने 109 किस्मों की जो फसलों की किस्में हैं जो क्लाइमेट रेजिलियंट है, यानी कि गर्मी, सर्दी, बरसात का मुकाबला करने के लिए ये फसलें तैयार है पूरी तरह से। उसके अलावा भी ये हाईली न्यूट्रिशियस है, ये बायोमॉडिफाइड है। तो ये जो फसल है ना सिर्फ किसानों की लागत को कम करेगी, उनकी आय को बढ़ाएगी, बल्कि जो लोग इसको खाएंगे यानी कि देश की जनता, उनके लिए भी ये हाईली न्यूट्रिशियस फूड होगा। और इसके अंदर श्री अन्न जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं, उसके अलावा फल हैं, सब्जियां हैं और दलहन भी है।
भारत का एक बड़ा हिस्सा जो फॉरेन एक्सचेंज का है वो पल्सेस के इंपोर्ट में चला जाता है। तो उसके मद्देनजर भी ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटीज हैं, ये एक भारत के लिए न सिर्फ कारगर साबित होगी, न सिर्फ हमारी फूड बास्केट को पूरा करेगा, लेकिन आज जो मेरी केंद्रीय कृषि मंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि वो दुनिया की, वर्ल्ड की फूड बास्केट बने, यानी कि हम अपने लोगों को तो खिलाएं, हमारा अन्नदाता, बल्कि दुनिया की जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको भी हम पूरा करें। विशाल, हमने इस बार के बजट में भी देखा था कि कैसे खास तौर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए उन फसलों को उगाया जाए जो कि क्लाइमेट रिजिलियंट हों, और इसमें ड्रोन की मदद, सॉयल हेल्थ कार्ड्स, इसको लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल दिखाया गया था। कैसे विज्ञानी और जो किसानी हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं, तो फिर जब हम राष्ट्र का अन्नदाता, उसके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, जो कि हमारी थाली में भी परोस कर लाया जाता है। देखिए आंचल, जब आपने कहा विज्ञानी और किसानी, तो आपने मेरी उस बात को रिपीट कर दिया, फ्रॉम लैब टू लैंड। लैब में आपने इन फसलों को बनाया, इन किस्मों को बनाया, और उसको आप जमीनी हकीकत पर उतारेंगे, और इसके लिए आपका सीड डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो ना सिर्फ किसानों के चेहरों पे खुशहाली आएगी, बल्कि मेरे और आप जैसे जो आम लोग हैं वो भी खुशहाल होंगे, क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशियस फूड है। आज जो हम खाना खा रहे हैं वो उतना न्यूट्रिशियस नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें पेस्टिसाइड यूज होता है, उसके अंदर सॉइल का जो हेल्थ है वो कमजोर है। तो ना सिर्फ सॉइल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं पीएम का जो विजन है, बल्कि जो क्रॉप है और क्रॉप वैरायटी भी कैसी हो। आपने बहुत अच्छी फसल उगाई है, आपकी बढ़िया बम्पर फसल हुई है, लेकिन मौसम की मार, आजकल बरसात कब आ जाए, कब मौसम का मिजाज बदल जाए और कब फसलों का नुकसान हो जाए, इसमें किसानों का भी नुकसान होता है और इसके अंदर फसल भी बर्बाद होती है। लेकिन ये जो फसलें हैं न सिर्फ एक क्लाइमेट रेजिलिएंट है बल्कि हाईली न्यूट्रिशियस है, इस बात पर भी ध्यान रखा गया है। तो प्रधानमंत्री ने कृषि मूल्य संवर्धन का भी जिक्र किया, उस लिहाज से किस तरह से जो तमाम उनके विचार रहे, खास तौर पर जब ये मूल्य संवर्धन होगा तो आय में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी, साथ ही साथ आपकी उपज में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए बिल्कुल ठीक कहा चला आपने। हम एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस है। दूसरा, आपकी जो फसल है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, फसल खराब नहीं होगी। और तीसरा, जब आप इतनी हाईली न्यूट्रिशियस वैल्यू वाली क्रॉप जो है बाजार में लेके जाएंगे तो ना सिर्फ भारत में उसकी रिक्वायरमेंट तो होगी ही, विदेशों में भी इसकी एक बहुत बड़ी डिमांड है। तो हमारे पीएम का जो विजन है वो फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल एंड इज वेरी वोकल अबाउट लोकल। तो हमने अपने यहाँ पर इसको इजाद किया, हम अपने देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और फिर हम इसे दुनिया के कोने कोने में ले जाएंगे। और इंडिया चाहता है कि इंडिया जो जहां दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन रहती है वो वर्ल्ड की फूड बास्केट बने। तो ये जो एक कदम है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बदलते मौसम की मिजाज को देखते हुए, बदलते वक्त को देखते हुए, क्योंकि क्लाइमेट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और इसके साथ ही ये जो फसलें हैं, जब हम क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं तो इनका जो प्रोक्योरमेंट है और इनका जो स्टोरेज है वो भी आसान होगा, क्योंकि बाकी फसलों को बचा के रखना बदलते मौसम के हिसाब से वो बहुत जल्दी खराब भी हो जाती थी, उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती थी, उनको उगाने में भी काफी खर्चा होता था, वाटर जो है सप्लाई है उसमें भी काफी ध्यान देना पड़ता था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जब इन क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, जो आज 109 वैरायटीज हैं, उसमें मिलेट्स ही शामिल नहीं है बल्कि वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड पल्सेस भी शामिल है। बिल्कुल, इसमें 61 फसलों की अगर हम बात करते हैं, 109 किस्में, 34 फील्ड क्रॉप, 27 बागवानी जो फसलें हैं वो शामिल हैं। और इसमें साफ तौर पर विशाल अगर देखा जाए तो जो मिड डे मील्स हैं, आंगनवाड़ी, तमाम जो सरकारी कार्यक्रम जहाँ पर खाना यानी कि खाद्य पदार्थ इन्वॉल्व हैं, उनको भी इसके साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए, ताकि जो जैव आधारित किस्में उन्हें अगर बढ़ावा दिया जाता है तो वो आपकी लंच मील्स जो कि खास तौर पर बच्चों से जुड़ी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर से जुड़ी हैं, उनको भी फायदा पहुंचाती हुई नजर आएंगी। आंचल बिल्कुल ठीक कहा आपने सॉइल हेल्थ की बात करी, अब हम अपनी पॉपुलेशन की हेल्थ की भी बात कर लेते हैं। आज के हमारे बच्चे कल का भविष्य है, और जब बच्चों को मिड डे मील में न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, ये अच्छी किस्म की खाना मिलेगा उनको,
तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी स्ट्रांग होगी, वो भी हेल्दी होगी, और उसकी वजह से जब हमारे पास हेल्दी पॉपुलेशन है तो उसमें हमारे जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली मिलेंगे, हमारी बॉडी ज़्यादा इम्यून होगी। इसके अलावा अभी हम बात कर रहे हैं दलहन की, और हम बात कर रहे हैं अपने सब्जियों की, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी आंचल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इसमें हॉर्टिकल्चर भी को भी जोड़ा गया है। हॉर्टिकल्चर जो है, हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और खासतौर से हिली रीजन अपना कश्मीर के अंदर भी ये जो फूल की बागवानी होती है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। आज हमने देखा डिस्प्ले पे लगाया गया था रजनीगंधा, तो ये एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको ना सिर्फ ये जो हमारी फसलें हैं ना सिर्फ वो, बल्कि हॉर्टिकल्चर में भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे जिसमें फ्रूट्स भी शामिल है। तो साफ तौर पर जो कृषि है उसके साथ उसके अलाइड सेक्टर्स पर भी इसका रिपलिंग इफेक्ट आएगा, ये साफ आपकी बात से हम समझ पा रहे हैं। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी टर्म का उपयोग किया, वो है बायो सर्टिफाइड जो तमाम किस्में हैं। ये जो बायो सर्टिफिकेशन है कहीं ना कहीं किसान को इतना ज़्यादा मार्गदर्शन के साथ उसकी मदद करेगा कि भाई ये बायो सर्टिफाइड है, इसे आप उगाएंगे। यानी पहले अगर आपको जानकारी नहीं थी, जागरूकता नहीं थी, तो गलत फसल भी उगाई जा सकती थी, लेकिन बायो सर्टिफिकेशन से कहीं ना कहीं इस जन जागरूकता से उपज के साथ साथ आपकी अपनी जो पैदावार है उसमें भी उन्नति सुनिश्चित की गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये इसमें हम अलग अलग वैरायटीज की बात कर रहे हैं। जब हम लैब टू लैंड की बात करते हैं तो तमाम तरह के जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने जो अपनी रिसर्च की है तो उसमें आयरन मॉडिफाइड और जिंक मॉडिफाइड, और आपने बात की बायो फोर्टिफाइड, तो ये जो किस्में हैं आज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें हमें जिंक की बहुत जरूरत है। अभी आपने देखा होगा कि जब कोविड का आया लहर तो उसके अंदर जिंक की टैबलेट्स दी जाती थी, जिंक पर बहुत जोर था, जिंक इज वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी, और उसके अलावा आयरन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर था। तो ये जो क्रॉप्स हैं इनके अंदर जिंक और आयरन की मात्रा काफी ज्यादा है फाइबर के साथ, तो ये क्लाइमेट रेजिलियंट है। इसके अलावा आप जो इसको खाने जा रहे हैं, आप जो इसको खाएंगे और जो मिड डे मील से इसको जोड़ा जाएगा तो जाहिर से बात है इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होंगे। इससे हमारा रेवेन्यू किसानों का तो बढ़ेगा ही, उनकी इनकम बढ़ेगी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज इनसे अलाइड इंडस्ट्रीज रिलेटेड है, चाहे वो फ्लोरिस्ट हो, चाहे वो फ्रूट सेलर हो, और जो फूड एक्सपोर्टर है उनको भी इससे काफी फायदा होने वाला है। बिल्कुल, तो इसलिए कहा भी जाता है विशाल कि जैसा आप खाते हैं अन्न वैसा होगा आपका मन। और इन तीन चीज़ों का अगर हम तालमेल देखें विशाल, कि अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है, लागत को घटाना है, तो अच्छे बीजों का होना सबसे महत्वपूर्ण है। और आज जो सौगात दी गई है ये इन तीनों बिंदुओं पर कहीं ना कहीं केंद्रित है, जिससे हम उच्च पैदावार के साथ साथ मुख्य तौर पर किसानों की आय को बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो लार्जली क्लाइमेट पे बेस्ड है, और क्लाइमेट में चेंजेस की वजह से जो हमारा किसानों का नुकसान होता था, अक्सर हम देखते थे कि इंश्योरेंस करा रहे हैं, क्रॉप इंश्योरेंस है, तो चाहे किसान अपनी जेब से दे या इंश्योरेंस के तौर पे सरकार दे, वो देश का पैसा एक तरह से वेस्ट जाता था। तो ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप आप लगाएंगे उसका उद्देश्य ये है कि बदलते मौसम का मुकाबला करना, आपकी सेहत के हिसाब से फसलें पैदा करना, और साथ ही किसानों को उसके लिए जागरूक करना, और इसके लिए बाकायदा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। और सीड डिस्ट्रीब्यूशन की भी इसमें बात हुई है, और इसके अंदर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर। बिल्कुल, जिन 109 नई किस्मों का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर भारतीय कृषि अनुसंधान की बात करी जाए तो वो लगातार इस काम में लगी हुई थी, और ये उस तरह से तैयार की गई है विशाल जिसमें कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम हो। ये वैज्ञानिकों ने ध्यान में रखकर जब इसे तैयार किया तो साफ तौर पर एक किसान को नुकसान कम से कम हो, ये कहीं ना कहीं व्यू पॉइंट, ये दृष्टिकोण वैज्ञानिकों की जो सोच थी उसमें दृष्टव्य होता है। बिल्कुल ठीक है आचल, और ये सिर्फ नुकसान किसानों का नहीं है। आपने पेस्टिसाइड का अच्छा मुद्दा उठाया, मैं राजस्थान से आता हूँ, और राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर अक्सर पानी की कमी देखी जाती है, और हमने ये देखा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको इस वक्त बताना चाहूंगा कि ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड से कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। और बीकानेर जो लगता हुआ इलाका है राजस्थान का पंजाब से, वहां पर बाकायदा एक ट्रेन चलती है जिसको
कैंसर एक्सप्रेस कहा जाता है, और वहां से लोग आते हैं राजस्थान के अंदर बीकानेर में इलाज कराने के लिए। तो ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं कैंसर जैसी भयानक बीमारी की बात कर रहा हूं जो पेस्टिसाइड का ही रिजल्ट है। इसके अलावा ओवर यूज ऑफ व्हीट, जो हमारा गेहूं पे बहुत ज्यादा निर्भरता, वो उसकी वजह से लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को गेहूं खाने से भी एलर्जी है, और उसके अलावा डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है वो भी ये इन फसलों की वजह से होती है। तो ये जो हमने आज देखा कि प्रधानमंत्री ने 109 किस्मों का आज उसको लॉन्च किया है, वो इन सारी चीजों पर भी ध्यान रखा गया है। किसान जो उसको उगाएगा उसका ध्यान रखा गया है, इंसान हम आम आदमी आम जनता जो उसको खाएंगे उनका ध्यान रखा गया है, और हमारे जो भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं मिड डे मील में जो उसको खाएंगे उसका भी ध्यान रखा गया है। तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग विजन है, और मुझे लगता है कि बाकी लोग जब आप बात करता हूँ बाकी दुनिया की, क्योंकि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। बिल्कुल, और जिस सुपर फूड को आज दुनिया इतने चटकारे लेकर अपनी डाइट में शामिल कर रही है, उसका जो मुख्य स्रोत है वो भारत रहा है, जो कहीं भूल गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री की इन तमाम कोशिशों और पहलों की वजह से हम देखते हैं कि सुपर फूड श्री अन्न वापस हमारी प्लेट्स में आ रहा है। और इस तरह से जो सौगात आज प्रधानमंत्री ने किसानों को दी है, ये श्री अन्न के क्षेत्र में सुपर फूड्स के लिए भी एक अहम महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। विशाल, अचल, मैं कहूंगा कि सुपर फूड से हम लोग एक स्टेप और आगे चले गए हैं। सुपर फूड हम श्री अन्न को बोलते हैं मिलेट, जिसमें पानी की जरूरत कम होती है, जो हमारा सदियों से हमारा लाइफस्टाइल का हिस्सा रहा है। जैसे वापस मैं राजस्थान जाऊंगा, बाजरा, ज्वार, ये हमारे ग्रामीण अंचल का एक बहुत बड़ा उनकी थाली में हिस्सा होता था। लेकिन अब ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स आज जो प्रधानमंत्री ने जिसको लॉन्च किया है, उसके अंदर सब्जियां हैं, उसके अंदर फल हैं, उसके अंदर फूल हैं, और ये चीज जो है वो पूरी जो एग्रो इकोनॉमी है उसको ध्यान में रख के लाई गई है कि मौसम की मार से उनको कैसे बचाया जाए। अलॉन्ग विद सुपर फूड, ये जो बाकी चीजें हैं, फल फूल और सब्जियां, ये भी हमारे सेहत का अहम हिस्सा है, और ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स है, ये हमारी उन न्यूट्रिशनल वैल्यू को केटर करती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद विकास, स्वागत। बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं ब्रिटेन में जारी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ ब्रिटेन में भी लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और लंदन में संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। हिंदुओं के उत्पीड़न पर वैश्विक मीडिया द्वारा ध्यान न देने पर हिंदू, यहूदी और ईसाइयों ने लंदन में BBC मुख्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कनाडा के हिंदू टोरंटो में एक साथ नजर आए। फिनलैंड में हिंदू एकजुट होकर बांग्लादेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी सरकार के पतन के पीछे अमेरिका का हाथ बताया। शेख हसीना ने आरोप लगाया कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने की वजह से उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा, जो उसे बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों से कट्टरपंथियों के बहकावे में नहीं आने की अपील की। एक अंग्रेजी दैनिक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से भिजवाए एक संदेश में हसीना ने कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया है ताकि मुझे शवों का जुलूस ना देखना पड़े।
उन्होंने कहा कि वो सत्ता में बनी रह सकती थी अगर सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता अमेरिका के सामने समर्पित कर दी होती और उसे बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दे दी होती। उन्होंने कहा कि हिंसा का समाचार पाकर मेरा दिल रो रहा है कि मेरी पार्टी अवामी लीग के कई नेता मारे गए, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उनके घरों में तोड़फोड़ है और आगजनी की जा रही है। मैं जल्द वापस लौटूंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर शोक जताया। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री के नटवर सिंह के निधन के बारे में जानकर दुखी हूँ। अपने लंबे करियर में उन्होंने एक प्रतिष्ठित राजनयिक से लेकर उत्कृष्ट सांसद तक कई उपलब्धियां हासिल की। पद्म भूषण से सम्मानित वो एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। उनके परिवार, दोस्तों और अनुयायियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी के निधन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दुख जताया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि नटवर सिंह जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने विदेश मंत्री सहित विभिन्न क्षमताओं में देश की सेवा की। एक विपुल लेखक और प्रतिष्ठित इतिहासकार, उन्होंने हमेशा जीने और योगदान देने के लिए उत्साह जगाया। हमारे साहित्यिक जगत और सार्वजनिक जीवन में श्री नटवर सिंह जी के अद्वितीय योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं इस दुख की घड़ी में श्रीमती हेमिंदर कौर जी, उनके पुत्र श्री जगत सिंह जी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साथ उनके मित्रों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के ग्रैंड कॉलर से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति को सम्मानित होते देखना हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों और आपसी सम्मान को दर्शाता है। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी हुई। देश में हर घर तिरंगा अभियान से 3 रंगों की रौनक छाई हुई है। ऐसे में हमारे सुरक्षा बल भी देश भक्ति की इस भावना का संचार करने में लगे हैं। भारतीय तटरक्षक ने भी इस साल पहल को बढ़ावा देते हुए लक्षद्वीप में आईसीजी जिला मुख्यालय के समन्वय से एक बाइक रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्वीप के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। बाइक रैली में युवाओं ने उत्साहपूर्ण भागीदारी दिखाई। सैन्य आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेत से बनी 8 फीट ऊंची हर घर तिरंगा थीम पर आधारित कलाकृति बनाई है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टफ मैन हाफ मैराथन 2024 को हरी झंडी दिखाई। इस मैराथन का उद्घाटन संस्करण ये माना गया है और इस मैराथन में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। टफ मैन हाफ मैराथन 3 कैटेगरीज 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में आयोजित की गई। इस मैराथन को लेकर दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें मैराथन की वजह से जिन रास्तों का ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया उसके बारे में जानकारी दी गई। और इस मौके पर भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा मैराथन के जरिए देश के प्रति अपने संकल्प को याद करते रहना चाहिए। अगस्त का महीना ऐसा महीना है जिसमें हमारे सभी बलिदानियों को हम याद करते हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई हमें फ्री में नहीं मिली थी। करोड़ों लोगों ने अपनी जान गवाई है इस आज़ादी के लिए। और हर साल 15 अगस्त से पहले, चाहे वो हर घर तिरंगा का माध्यम हो, चाहे ये दौड़ हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, उनके माध्यम से हम बार बार लगातार अपने देश के प्रति अपना जो संकल्प है उसको बार बार याद करें। 2008 बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी से व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस में आईओसी के 142वें सत्र के दौरान ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा दिए जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है और इस सम्मान के अंतर्गत खेल को बढ़ावा देने के लिए योग्य प्रयासों के आधार पर लोगों को चुना जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है।
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट इन शीर्ष भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए स्थगित कर चुकी है। नई समय सीमा के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ डॉक्टर एनाबेले बेनेट 13 तारीख को भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे फैसला सुनाएंगी। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी एक पक्ष है और भारतीय ओलंपिक संघ प्रभावित पक्ष के रूप में शामिल हुआ है। अपनी अपील में फोगाट ने संयुक्त रजत पदक का अनुरोध किया क्योंकि 50 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद उनका वजन लगभग 100 ग्राम अधिक पाया गया। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे अदालत के समक्ष इस मामले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सुनवाई पूरी हो चुकी है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 1 सिल्वर सहित 5 कांस्य पदक जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसले ने शूटिंग में देश को पदक दिलाया। वहीं स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। कुश्ती में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने भी कांस्य पदक जीतकर अपना दमखम दिखाया है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर हर किसी को प्रभावित किया। खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से 1 रजत सहित 5 कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक जीतने का सिलसिला शुरू किया भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया। वे ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। इसके बाद 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर देश को एक बार फिर से गौरवान्वित किया। इस तरह मनु भाकर ने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवाते हुए पेरिस ओलंपिक में 2 पदक अपने नाम किए। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु आजादी के बाद से भारत की पहली खिलाड़ी बनी। दूसरी तरफ सरबजोत सिंह ने अपने पहले ही ओलंपिक में सीधा मेडल पर निशाना साधा। इसके बाद निशानेबाजी में ही भारत ने अपने तीसरे पदक पर कब्जा जमाया। अपने पहले ही ओलंपिक में स्वप्निल कुसले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक जीतने वाले स्वप्निल पहले भारतीय बने। भारतीय निशानेबाजों के इस शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय हॉकी टीम कहां पीछे रहने वाली थी। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक के मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय हॉकी टीम लगातार दूसरी बार ओलंपिक में पोडियम फिनिश करने में सफल रही। इससे पहले भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था। भारत के अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था और टीम ने ओलंपिक पदक जीतकर इस दिग्गज खिलाड़ी को शानदार विदाई दी। पेरिस ओलंपिक में अब बारी थी भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर वो कमाल कर दिखाया जिसका पूरे देश को इंतजार था। नीरज ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीतने में सफलता हासिल की। वे लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने में सफल रहे। इस जीत के साथ ही नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। साथ ही नीरज व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी भी बने। नीरज के बाद कुश्ती में भारतीय पहलवान अमन सहरावत का दमखम देखने को मिला। अपने पहले ही ओलंपिक में अमन ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13-5 के अंतर से हराया। 21 साल के अमन भारत के सबसे कम आयु के ओलंपिक पदक विजेता बन गए। अमन सहरावत की जीत के साथ ही भारत ने पिछले 4 ओलंपिक से कुश्ती में मेडल जीतने के क्रम को कायम रखा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और कुश्ती की दुनिया में अमन सहरावत अब वो नाम है जो ओलंपिक पदक विजेता है, लेकिन इस पदक तक पहुंचना उनके लिए कतई आसान न था। और इस राह में सबसे बड़ी बाधा न केवल विरोधी पहलवान थे बल्कि कांस्य पदक के मुकाबले से पहले उनका बढ़ा हुआ वजन भी। तो आखिर अमन ने मुकाबले से पहले अपने वजन को कैसे किया कंट्रोल, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से निकलकर ओलंपिक के मंच तक पहुंचने वाले और अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाले अमन सहरावत की चर्चा हर ओर है।
इसलिए नहीं कि उन्होंने कांस्य पदक जीता, इसलिए भी नहीं कि वो ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी रहे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कांस्य पदक के मुकाबले से पहले अपने बढ़े हुए वजन को जिस तरह से कम किया। अमन सहरावत ने 10 घंटे में 4.5 किलो वजन घटाकर कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। अमन के लिए वजन घटाना इतना आसान नहीं था, लेकिन किस तरह से उन्होंने वजन घटाया उसको इस तरह से समझा जा सकता है। अमन ने मैट पर करीब 1.5 घंटे तक कुश्ती लड़ी। इस दौरान उनके कोच भी उनके साथ रहे। अमन ने वजन घटाने और पसीना बहाने के लिए करीब 1 घंटे का हॉट बाथ लिया। अमन ने करीब 1 घंटे तक ट्रेडमिल पर बिना रुके दौड़ लगाई। वजन कम करना इतना आसान नहीं, इसलिए अमन ने कोच की सलाह पर जॉगिंग की। वैसे अमन ने इसके अलावा छोटे छोटे ब्रेक और थोड़ी थोड़ी देर पर एक्सरसाइज भी की। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस दरमियान उन्होंने अपने प्रशिक्षकों को अपने साथ ही रखा और जो कुछ भी किया अपने प्रशिक्षकों के देख रेख में ही किया। शाम को कुश्ती खत्म हुई है, उस टाइम करीबन 4.5 किलो वजन ज़्यादा था अमन का। 1.5 घंटा तो इसने सेमीफाइनल खत्म होते ही एक ट्रेनिंग का सेशन हमने यहीं ले लिया था मैट पर ही। 1 घंटा इसने रेस्ट किया। 12 साढ़े 12 बजे मैं इसको लेके जिम में चला गया था, तो उसके 1 घंटे का करीबन इसने ट्रेडमिल का सेशन किया कंटिन्यू। उसके बाद आधा घंटे का रेस्ट किया, फिर 5-5 मिनट के 2-2 4-4 मिनट के सेशन 5-6 सेशन दिए इसको सोनाबाद के। उसके बाद इसको 20 मिनट का रेस्ट दिया। ड्यूरिंग द वर्कआउट इसको गर्म पानी, शहद, नींबू हम 20-20 मिनट में देते रहे। फिर हमने करीबन 1.5 घंटे के बाद दोबारा इसका वज़न चेक किया करीबन 3 बजे 3:30 बजे, तो इसका 900 ग्राम वजन जब भी कम नहीं हुआ था। उसके बाद दोबारा फिर वही सेशन हमने दोबारा किया। अब की बार हमने सेशन का ड्यूरेशन कम रखा क्योंकि हमारे पास टारगेट छोटा हो गया था। जाहिर तौर पर अमन की कांस्य पदक की सफलता न केवल कुश्ती में उनकी तकनीकी दक्षता को सामने रख गई, बल्कि कहीं न कहीं एक वजन को कंट्रोल कैसे किया जाता है और किस तरह से एक उम्दा एथलीट के तौर पर खुद को सामने रखा जाता है, इस बात का भी जीता जागता उदाहरण है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 का आज समापन हो जाएगा। पेरिस 2024 का समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे होगा। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश भारत की ओर से होंगे ध्वजवाहक। पेरिस ओलंपिक 2024 का आज आखिरी दिन है। आज रात होने वाले रंगारंग कार्यक्रम के साथ खेलों के महाकुंभ ओलंपिक 2024 का समापन हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह का आयोजन भारतीय समय के अनुसार आज रात 12:30 पर फ्रांस के स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में होगा, जिसमें 100 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं कार्यक्रम के परेड ऑफ नेशंस में प्रतिभागी देश के एथलीट ओलंपिक फ्लैग को सलामी देंगे। पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ओर से निशानेबाज मनु भाकर और भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश भारत की ओर से ध्वजवाहक होंगे। गौरतलब है कि भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। वहीं भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में मेडल जीतकर इतिहास रचा था। वहीं ओलंपिक समापन समारोह की परंपरा के अनुसार 2028 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने वाले अमेरिका को ओलंपिक फ्लैग सौंपा जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी, जिसमें ओलंपिक के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की झलक प्रस्तुत की जाएगी। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह इन खेलों में पोडियम पर अपने पदक की चमक बिखेरने वाले खिलाड़ियों के लिए तो खास होगा ही, साथ ही इन खेलों में हिस्सा लेने पेरिस पहुंचे हजारों खिलाड़ियों को एक यादगार अनुभूति भी प्रदान करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और भारतीय एथलीट्स को पेरिस 2024 ओलंपिक में खट्टी मीठी यात्रा का अनुभव हुआ, जिसमें रिकॉर्ड 6 एथलीट चौथे स्थान पर रहे। महान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारतीय एथलीट खुद जिम्मेदारी ले और ओलंपिक में पदक के मैच में अपने कौशल का विशेष परिचय दे। आइए देखते हैं पेरिस से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की एक खास रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
इस बार पेरिस ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 भारतीय एथलीट चौथे पायदान पर रहकर पदक से चूक गए। इन एथलीटों के चौथे पायदान पर रहने से भारत के पदक की संख्या दोहरे आंकड़े में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा। पेरिस ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहे भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो मनु भाकर महिलाओं के 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में चौथे स्थान पर रही। वहीं अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में नजदीकी अंतर से कांस्य पदक से चूक गए। धीरज बोमदेवरा और अंकिता भकत की जोड़ी को भी तीरंदाजी में मिक्स्ड टीम इवेंट में चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को कांस्य पदक के मैच में हार का सामना करना पड़ा और वो भी चौथे स्थान पर रहे। अनंजीत सिंह और माहेश्वरी चौहान की जोड़ी मिक्स्ड स्कीट इवेंट में चौथे स्थान पर रही। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू भी भारोत्तोलन में एक कड़े मुकाबले में चौथे स्थान पर रही। ओलंपिक जैसे खेल में चौथा स्थान सबसे निराशाजनक परिणामों में से एक है, क्योंकि खिलाड़ी पदक की दहलीज पर आकर पदक से चूक जाता है। एक तो सबसे ज्यादा दुख होता है जो फोर्थ पे रह जाते हैं, मतलब जो ब्रॉन्ज मेडल हार जाता है, मतलब थोड़ा सा के लिए एक मेडल चूक जाता है। लेकिन वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि फोर्थ में रहने के बाद इतना दुख होता है और हम लोग फिर आगे क्या करना है वो और ज़्यादा सोचते हैं कि और किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। इस बीच भारतीय बैडमिंटन के दिग्गज प्रकाश पादुकोण ने कहा कि एथलीटों को खुद चिंतन करना होगा और अपने खेल में आत्मविश्वास लाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों के लिए हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई है, जिससे उनके खेल में काफी सुधार हुआ और बड़े मंचों पर खिलाड़ी चमक बिखरे। I think it's high time the players also need to, take responsibility. Like at least this Olympics and the previous Olympics, you cannot hold the federations responsible. You cannot hold the government responsible for the whatever good performance or decent performance or not so good performance, whatever you call it. Because I think they have done whatever they can. Ultimately, everybody, even the federation, the foundation, the academies can only do so much. We can provide everything we can, but ultimately they also have to take responsibility and go and deliver when it matters the most. दूसरी ओर पूर्व ओलंपियन और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता संजीवा सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि ये चौथे स्थान पर रहना भारतीय खेलों में लगातार प्रगति को दर्शाता है और अगले ओलंपिक में यह चौथा पायदान स्वर्ण, रजत पदक और कांस्य पदक में तब्दील होता दिखाई देगा। I think the mixed team finish of the fourth place was disheartening to some extent, because obviously you are missing the bronze medal by a whisker. At the same time, there's a ray of hope, because that tells you that you are already there. You're knocking at the doors. Next time the color may change, the number of medals may change. So both may happen. चौथे पायदान पर रहने और मामूली अंतर से पदक चूक जाने से इन सभी खिलाड़ियों को जरूर निराश किया होगा, लेकिन अब यही उम्मीद है कि आने वाले ओलंपिक खेलों में ये खिलाड़ी इस बाधा को भी पार करके दिखाएंगे और देश के लिए पदक जीतने में जरूर कामयाब होंगे।